नमस्कार। तो आप सभी लोगों का शालूम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और काफ़ी ठीक रेस्पॉन्स आप लोग कर रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान से करना शुरू कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट में 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी बताई बच्चों ने, पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है। पर्सनली भी बताया बच्चों ने फ़ोन करके, तो थोड़ा ठीक मुझे फील हो रहा था। चलो, अपन पढ़ रहे थे एंशंट का सबसे टफ टॉपिक पढ़ना शुरू कर चुके थे। एक बार मैं रिवीजन आपका थोड़ा सा करवा दूँ। मैंने आपको एक सवाल दिया था कि भारत में मानव के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कई बच्चों ने जवाब दिया। इसके 2 जवाब आए, कमेंट्स में भी आप लोग चेक कर लेना है। देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, होमो इरेक्टस। हम बात कर रहे हैं मानव की। तो मानव के जो अवशेष हैं, उन अवशेष में आपने जो जवाब दिया, कई बच्चों ने वो जवाब दिया है होमो इरेक्टस का। मैंने जो पढ़ाया भी था और मैंने कहा भी कि मैंने बताया है और बाकी आप देख लीजिए, मैंने दोनों बातें बोली थी। ठीक है, इसके अलावा मानव का तो जो सवाल था उसको आपको देखना पड़ेगा। सवाल अगर एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ है कि प्राग ऐतिहासिक मानव यानी कि होमो इरेक्टस, प्रागैतिहासिक मानव यानी कि होमो इरेक्टस, अथवा मानव यानी कि आज का मानव, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सुकुमार बताया था वो। ठीक है, तो आज का मानव और प्रागैतिहासिक मानव दोनों के साक्ष्य अलग अलग है। अगर प्रागैतिहासिक लिखा हुआ है तो आप आंसर करोगे हथनोरा। ठीक है, और हथनोरा आंसर नर्मदा नदी के तट पर, मैंने आपको बताया अरुण सोनकिया यहाँ पर उत्खनन का काम किया। अगर मानव के अवशेष की बात आती है भारत में, तो मानव की पहचान क्या बताई, पहले वाले वीडियो में बताई थी मैंने आपको कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सिर से सरक के नीचे आ गई और अब की बार मानव ने सोचना अलग तरीके से शुरू कर दिया। ठीक है, तो मानव के अवशेष की जब बात होगी, केवल मानव शब्द लिखा होगा तो आंसर आएगा सराय नाहर राय, और ये स्थान पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन और प्रश्न दोनों को ढंग से चेक करोगे आप तो जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो एक बच्चा है लोकेश जांगिड़, उसने जवाब दिया, उसके सिस्टर प्रियंका जांगिड़ उसने जवाब दिया, शिवांगी ने भी जवाब दिया और भी कई सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया। ठीक है, होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव और मानव, ठीक है, अंतर है इनमें। मैंने आपको पहले वीडियो में इसीलिए इस अंतर को बताया और इसीलिए ये प्रश्न आपको दिया गया। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा रिवीजन लेके चलते हैं क्लास में। आपने जो पहला वीडियो देखा है उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस रिवीजन से। कुछ बच्चे बोल रहे थे बोर्ड पे लिख दो, बोर्ड पे तो मैं एक बार लिख के पढ़ा दूँ, लेकिन एक्चुअल में गए वो बिल्कुल किताब जैसा हो जाएगा। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में एक चीज़ और थी कि बोर्ड के पास छिपकली थी और मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता है। इस चक्कर में क्या किया कि मेरा बार बार ध्यान वहाँ जा रहा था और कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे बताना चाह रही थी वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो अब अपन एक बार रिवीजन लेते हैं। पहला रिवीजन अपन पढ़ रहे हैं पाषाण काल। देखो, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक आज वो मैंने बता दिया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से, एक बार वो देख लेते हैं। एक भाग है पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक भाग है मध्य, अब यहाँ पर पूरा शब्द नहीं लगाया, मध्य पाषाण काल, और एक भाग है नव पाषाण काल। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत ढंग से पूरा पाषाण काल को देखा। पूरा पाषाण काल को दोबारा 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा पूर्व मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पुरा पाषाण काल। ये उत्तर शब्द है, ये यहाँ से जुड़ सकता है, इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल। लेकिन यहाँ पर एक शब्द एब्सेंट है और उसका नाम है पुरा। सेम यही चीज़ यहाँ मध्य पुरा पाषाण काल है और यहाँ पर एक शब्द एब्सेंट है, उसका नाम है मध्य पुरा पाषाण काल।
इनको भागों में बांट दिया। इसके बाद समय देखा हमने 25 लाख। अगर कुछ बच्चे मेरे वीडियो के नोट्स बनाए तो मेरे साथ साथ हो सकता है वो जवाब कर रहे हो। 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि लगभग आपके 24 लाख साल इसी में चले गए। अब यहाँ पर 1 लाख ईसा पूर्व से, और ये आपका 40,000 ईसा पूर्व, और ये 40,000 ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व हो गया। इतना ये अपन ने ढंग से देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। इस समय के मानव को मैंने आपको बता दिया, कंदराओं से निकला है, शैलाश्रय मिले हैं, थोड़े बहुत चीज़ों के आविष्कार हुए हैं। यहाँ तक आते आते मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, यहाँ तंबुओं में रहना शुरू किया, और यहाँ का मानव लगभग आदि मानव जैसा मानव था, ठीक है। करेंसी मुद्रा नहीं मिलती, धार्मिक अवशेषों में कहीं कहीं पर जो शवाधान है उससे संबंधित चीज़ें मिल जाती। इनके आप इस तरीके से नोट्स बनाना, इंडेक्स बना के, और उसको साफ साफ लिख लेना। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। इस मध्य पाषाण काल में पूरा शब्द नहीं है, हमने यहाँ छोड़ा इसको 10,000 ईसा पूर्व पे, तो सीधा हम यहाँ पर कितना आ जाएंगे 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से, और ये जाएगा आपका 4,000 ईसा पूर्व। अब इसमें दो चीज़ें, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 10,000 ईसा पूर्व, और कहीं आपको मिल जाता है 9,000 ईसा पूर्व, ठीक है। संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल, कुछ गुण आने वाली सभ्यता के यहाँ पहले से मौजूद हो जाते हैं, जैसे लोहे का आविष्कार होगा, तो ये चीज़ें इसीलिए संक्रमण का काल कहलाता है, ठीक है। तो 9,000 या 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है, इतना ये समय आपको देगा। इसका एक बार मैं आपको समय बता देती हूँ, 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी समय जब ये चीज़ें चल रही है तो विश्व में समानांतर अन्य देशों में भी सभ्यताएं बननी शुरू हो जाती है, फ्रांस, ब्रिटेन, अन्य देशों में भी। अब कहीं कहीं अन्य देशों में जो क्लासिफिकेशन है फ्रांस का अलग है, जैसे यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन होगा तो जो नवपाषाण काल की विशेषताएं वो यहाँ दिखने लग जाएंगी। इसमें भी एक चीज़ है, 7,000 ईसा पूर्व अपन पढ़ेंगे मेहरगढ़ से अवशेष मिलना शुरू होते थे, तो मध्य पाषाण काल इसको देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप जब मध्य पाषाण काल पढ़ोगे तो एक व्यक्ति का नाम C.L. कार्लाइल, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। C.L. कार्लाइल खोज का काम, उत्खनन का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात बता दी थी, पूरा पाषाण कालीन अवशेष आपको मिलता है शिवालिक, और मध्य पाषाण कालिक अवशेष जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं विंध्याचल की श्रेणियों में। उत्तर पाषाण काल जो अभी अभी बताए, इसके अवशेष आपको मिलेंगे टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, 1867 है समय, और इस समय C.L. कार्लाइल इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। मैंने राजस्थान की जो प्राचीन कालीन सीरीज शुरू की हुई है, और उस सीरीज़ में मैंने डिटेल से बागोर के बारे में कुछ चीज़ें बताई है। तो यहाँ पर अवशेष जो है वो बागोर में मिलता है। बागोर में 5,000 ईसा पूर्व का पशुपालन का, ठीक है, पशुपालन का अवशेष मिलना शुरू हो जाता है। ये कुछ चीज़ें मैंने राजस्थान की सीरीज़ में बता दी, ठीक है। बागोर में 5,000 ईसा, बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, राजस्थान के भीलवाड़ा में आपका बागोर पड़ता है। तो 5,000 ईसा पूर्व का पशुपालन का अवशेष मिलना शुरू हो जाता है। बागोर से एक चीज़ और मिली है, नर कंकाल, ठीक है, क्या मिला है, नर कंकाल, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। लेकिन ये प्राचीनतम नर कंकाल नहीं है। प्राचीनतम मानव की बात करेंगे तो मानव के जो अवशेष मिले हैं वो मानव यानी आज का मानव, जिसे आधुनिक मानव भी कहते हैं। अब मानव दो भागों में बांट दी, एक इरेक्टस यानी कि अभी वाला सुकुमार जो है उससे थोड़े अलग शारीरिक विभिन्नताएं भी होती हैं उनमें, उनकी रीढ़ की हड्डी सिर के अलग जुड़ी हुई होती है, बाल शरीर पर बहुत ज़्यादा है, हाथ अभी खुले नहीं हैं पूरे तरीके से, लेकिन इसके खुल गए। तो ये जो मानव है इसका भारत में पहला अवशेष मिलता है सराय नाहर राय, ठीक है, ये स्थान है, ये स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि उसका एक जिला है प्रतापगढ़,
और उस प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ क्षेत्र में ये स्थान पर मिले हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ अपने राजस्थान में, सबसे नया जिला राजस्थान का कौन सा है? प्रतापगढ़। ये हो गई 2-3 बातें। अब स्थान देख लेते हैं। ठीक है, स्थानों से सवाल आएगा, इम्पॉर्टेंट है मध्य पाषाणकालीन स्थान। तो स्थान में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो है आपका लंगनाज। ठीक है, ये जो लंगनाज है ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात को GR करके भी लिख देते हैं और वैसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब 3 स्थान और है। नागार्जुन कोंडा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म हो वहाँ की। नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर और रेनीगुंटा। 3 स्थान हैं, रेनीगुंटा। ये तीनों स्थान आपके पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थान और है संगनकल्लू। संगनकल्लू, ठीक है, ये स्थान आपके पड़ता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक स्थान है वेल्लारी। वेल्लारी में ये स्थान आपका पड़ता है। एक और स्थान है, उसका नाम है तिन्नवेली। तिन्नवेली, और ये स्थान आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, इन सब की अलग अलग विशेषता है सबकी। अपन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसे लंगनाज की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, लंगनाज आप लोग उतार लीजिए साथ साथ। हम आंध्र प्रदेश की 3 जगह नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर और रेनीगुंटा की बात कर रहे हैं। संगनकल्लू ये स्थान पड़ता है कर्नाटक वेल्लारी में, और तिन्नवेली नामक स्थान पड़ता है आपके तमिलनाडु। फिर लंगनाज की एक खास बात है। लंगनाज की खास बात क्या है? इस समय पशुपालन का अवशेष मिलना शुरू हो जाता है। मतलब अभी तक मानव ने पशु पाले नहीं थे। पशुपालन जो होता है वो इस काल में और इस स्थान पर साक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कौन से काल का है? दोनों पूछा जाता है। तो काल कौन सा हो गया आपका? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का लगभग समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है? लंगनाज। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। ये भीमबेटका की गुफा भी इम्पॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। भीमबेटका की गुफाएं, मैंने आपको पहले भी इसका बताया, मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिला, और ये भी बताया कि जो तानसेन है, रायसेन रीवा के राजा रायसेन के दरबार में थे, उन्हीं के नाम पर ये रायसेन जिला बनाया गया। तो भीमबेटका से यहाँ से गुफाएं भी मिली हैं। और अंत्येष्टि हिंदू संप्रदाय में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो आज भी दाह संस्कार भी होता है, आज भी दफनाया भी जाता है। लेकिन दफना तो पहले से रहते, यहाँ पर अंत्येष्टि का पहला साक्ष्य भी मिल जाता है। पहला साक्ष्य किस चीज़ का मिल जाता है? अंत्येष्टि का। एक चीज़ और है, भीमबेटका से 25,000, काफ़ी अच्छी संख्या है, 25,000 की संख्या में मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण मिले हैं। ठीक है, खूब सारे उपकरण मिल गए जो छोटे छोटे माइक्रो हैं बिल्कुल। अब इस समय बड़े, ये खास बात होती है, जब व्यक्ति ने पहली बार पशुपालन शुरू किया, पशुपालन से आगे आया, वो कृषि करने लगा, कृषि के बाद मनुष्य विकास करके उद्योग धंधों की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो उसी के विकास में अब उपकरण जो है वो छोटे बनने लग गए, और लगभग कितनी संख्या में मिले हैं? 25,000। ठीक है, ये दोनों स्थान आप याद रखोगे। अब 2 स्थान और हैं, सराय नारार और महगदाह। मैं लिख देती हूँ, यूपी का सराय नाहर राय और महगदाह। ठीक है, यहाँ से एक तो दोनों स्थानों से एक चीज़ मिला है, स्तंभ गर्त। ठीक है, अब होता क्या है, जमीन के थोड़ा सा आसपास से खोद के अलग तरीके से, और उसमें जो उसका प्रयोग लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्तंभ गर्त। ये तो दोनों स्थान से मिला है। महगदा नामक स्थान से एक चीज़ और मिली है, वो है हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण।
तो ये सब जगह मिलना शुरू हो जाएगा हड्डी के उपकरण, क्योंकि यहाँ पर अब क्या उपकरण वैसे नहीं बन रहे थे। हड्डी है, मिली है, उसको आजकल तो हड्डी को अगर कोई देख ले, अरे आज का ब्राह्मण परिवार तो बहुत ही अजीब से, चलो मैं आलोचना नहीं कर रही किसी की भी, मेरा इस मन से ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो हड्डी के उपकरण। महकदाह से एक चीज़ और मिली है, युगल समाधि। यहाँ से मिली है युगल समाधि। ठीक है, समाधि क्या होती है? समाधि होती है जीवित या मृत व्यक्ति को बिठा करके जो चिन्ह दिया जाता है उसको ज़मीन के अंदर, उसे समाधि कहते हैं। तो युगल है, महिला और पुरुष इनकी दोनों की है। तो इससे ये साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है कि या तो ये किसी संत की रही होगी, गुरु शिष्य की, या फिर हस्बैंड वाइफ की रही होगी, या फिर प्रेमी प्रेमिका की रही होगी जिनको लोगों ने दफना दिया गया हो। तो महकदाह से युगल समाधि का अवशेष भी मिला है। ठीक है, आपको मैंने ये तो बता ही दिया सरायनार राह से। अभी वीडियो में शुरुआत में अस्थि के मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष वर्तमान मानव का, वो कहाँ से मिला है? सराय नाहर राह से। इन चीज़ों को आप लोग अलग से नोट्स बना के याद कर लेंगे। सराय नाहर राह, महकदाह, ये दोनों स्थान आपके कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, और मध्य पाषाण काल की एक खास बात और है, और वो है इसे क्रांति भी कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय मनुष्य ने पहली बार अग्नि का आविष्कार कर लिया, यानी कि वो आग जलाना सीख गया। अब मनुष्य जब आग जलाना सीख गया तो फ़ायदा क्या हुआ? सबसे ज़्यादा अब वो जंगलों में जहाँ पर डरता था, जहाँ उसे लगता था कि ये स्थान थोड़ा खतरनाक है, जंगली जानवर है, रात को आग जलाने लगा। कच्चा सामान की जगह पका कर खाने लगा। अनाज यहाँ पर साक्ष्य कृषि के बड़े स्तर पर तो नहीं मिलते, लेकिन अनाज के इन चीज़ों के थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि हाँ भी वो पका के स्टोर करने लगे, चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती। तो ये कौन सा हो गया आपका? मध्य पाषाण काल। ध्यान से पढ़ना, सवाल आते हैं। सीएल कार्लाइल के बारे में पूछा जाएगा, लंगनाज गुजरात के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके अलावा मानव के अस्थि अवशेष, तो बच्चों ने गलती कर दी कई बार। प्रागैतिहासिक मानव, होमो इरेक्टस और मानव के अस्थि अवशेष, उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब अपन अगला पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो उत्तर पाषाण काल को शुरू करते हैं। इसका समय, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल की खास बात क्या है? उत्तर पाषाण काल, इसका समय है, देखो इसके मैं दो समय लिखूंगी। एक भारत में इसका समय माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस पर लगभग इतिहासकार सहमत है और ये लगभग यही समय माना जाता है। लेकिन जब विश्व की बात करेंगे, यानी कि विश्व में उत्तर पाषाण कालीन की जो विशेषताएं हैं वो 9000 ईसा पूर्व, मतलब थोड़ा सा हमसे वो आगे माने जाते हैं। तो यहाँ विश्व में जो उत्तर पाषाण काल का क्लासिफिकेशन किया गया वो 9000 ईसा पूर्व से, यानी कि जहाँ हम मध्य पाषाण काल मानते हैं वहाँ विश्व में क्या माना जाता है? 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो उत्तर पाषाण काल की ऐसी विशेषताएं कुछ रही होंगी कि पाषाण काल को उत्तर बोला गया। खूब सारी विशेषताएं, भांडों में विशेषताएं, मनुष्य ने घर बना के रहना शुरू कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। इसमें खास बात क्या है? लेकिन इसकी एक बात यह है कि जो उत्तर पाषाण काल का अवशेष है और उसकी जो विशेषता है वो एक स्थान है 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में, और वर्तमान पाकिस्तान का एक स्थान है बलूचिस्तान। तो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दी। अब एक्चुअल में प्रॉपर जो कृषि होती है उसको उत्तर पाषाण काल का अवशेष माना जाता है। थोड़ी बहुत कहीं हो रही है, कहीं साक्ष्य मिल गया, उसको उत्तर पाषाण, अन्य क्षेत्रों की विशेषताएं नहीं मानेंगे उत्तर पाषाण काल की। लेकिन इसका साक्ष्य कितने ईसा पूर्व मिल गया? 7000 ईसा पूर्व, यानी कि
विशेषताएं तो बड़े स्तर पर तो 4000 ईसा पूर्व दिखाई दे रही है, लेकिन एक विशेषता कब दिखाई दे गई आपको? 7000 ईसा पूर्व, और वो भी कहाँ मिली? मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ से खास बात क्या है कि यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिलता है, यानी कि इस काल से, इस ईसा पूर्व से मनुष्य अब रोटी, गेहूं ये खाने लग गया था। इसका मतलब पहले कुछ और खा रहा होगा, धान, चावल, ये चीज़ें होंगी, लेकिन अवशेष के आधार पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ के पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है एक बार मोटा सा देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलो ये अपना भारत है, ठीक है, ये आप उतार लीजिएगा और ये मैं मिटा दूँ। ये अपना भारत है, ठीक है, और ठीक है, मैप में मत जाना, ज्योग्राफी में मत जाना, आप लोग हिस्ट्री से जुड़े रहना। यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। इस पाकिस्तान के मुख्य 4 राज्य हैं, ठीक है। ये पंजाब राज्य हो गया, ये वाला जो राज्य है इसे बलूचिस्तान कहा जाता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। और एक करंट से सवाल जुड़ जाता है। करंट से क्या, मुझे याद है 2009 में अपने भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, नीली पगड़ी वाले। तो जो मनमोहन सिंह है वो 2009 में शर्म अल शेख, ये पड़ता है मिस्र का एक शहर, ठीक है। मिस्र की राजधानी आप लोग सभी जानते हो काहिरा है। तो शर्म अल शेख में नाम का एक सम्मेलन हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, नाम, इसका एक सम्मेलन हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ जी थे यहाँ पर, और उस समय बलूचिस्तान में आतंकवाद या डर या विद्रोह की घटनाएं फैलाने का आरोप परवेज़ जी ने भारत के ऊपर लगाया था, ठीक है। और उस समय इस चीज़ का जवाब बाद में मांगा गया था कि आपने कैसे आरोप लगाया। तो ये वाला क्षेत्र, कबीलाई क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, ये राज्य है वहाँ पर, ठीक है। अपन राजस्थान पढ़ेंगे तो उससे आ जाएगा। ये क्षेत्र आपका सिंध हो जाता है। तो सबसे कम विकसित, एक लड़की है उसके सिर में गोली मारी थी, वो बलूच क्षेत्र से ही संबंधित थी, मलाला यूसुफजई, ठीक है। अब इस समय की कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण विशेषता, इस समय शव को जो दफनाया जाता है, मैंने आपको बताया दफनाते तो आज भी है, जो दफनाते कई समुदायों में, और अंत्येष्टि आज भी होती है, ठीक है। ये पैरेलल समानांतर चल रहा है। तो जो शव को दफनाया जा रहा है उनके साथ में कुत्ते को दफनाने के अवशेष भी मिले, यानी कि ये सोच करके कि भविष्य में ये व्यक्ति जब दोबारा जन्म लेगा तो ये जो जानवर है इसके साथ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक खास बात और है इसमें, वो ये है कृषि, मैंने अभी बता ही दिया, पशुपालन अभी बता ही दिया, ठीक है। अग्नि ये हो ही गया, आविष्कार, पहिए का आविष्कार मनुष्य ने इस समय तक कर लिया था। तो ये चीज़ें उत्तर पाषाण लगभग आज हम राजस्थान के किसी गांव में जाते हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल अलवर में भी ऐसे किसी गांव में जाते हैं, वहाँ जो जीवन रहन सहन है, झोंपड़ी है और छप्पर डाल करके घर में लोग रहते हैं, सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल वैसा ही जीवन होता था, ठीक है। आप ये मान के चलो कि जो हड़प्पा कालीन चीज़ें मिलेंगी वो बिल्कुल वैसी सी। हाँ, अब थोड़ा सा चेंजेस आने लगा है। तो ये उत्तर पाषाणकालीन चीज़ है। स्थान देख लेते हैं उत्तर पाषाणकालीन, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं उत्तर पाषाण काल के। तो उत्तर पाषाण काल के स्थानों में है, ठीक है। तो स्थान देख लेते हैं। स्थानों में एक स्थान है मास्की, ठीक है, एक स्थान है ब्रह्मगिरी, ठीक है, एक स्थान है संगनकल्लू। ये तीनों स्थान आपके पड़ेंगे कर्नाटक। देखो मास्की अपन जब अशोक पढ़ेंगे, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम, ये चारों स्थान जब अशोक के स्तंभलेख पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, क्योंकि अशोक का नाम केवल और केवल मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम इन 4 स्थानों से मिलता है। तो उस समय ध्यान रखना आप। और यहाँ भी मास्की उत्तर पाषाण काल, तो सवाल आ जाए कभी
मान के चलो पेपर थोड़ा टफ हो कि मास्की से क्या उत्तर पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो कथन तो सत्य है। उस समय अपने मास की थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा, इसीलिए इसको 2 बार मैंने बोल दिया, अब आपके दिमाग में चला जाएगा। वीडियो अगर पूरा सुनोगे आप बार बार तो आपको चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पेयम पल्ली, पेयम पल्ली, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थान है पिकली हल। पिकली हल, पिकली हल से क्या खास बात है? यहाँ से एक भस्म टीला मिला है, भस्म टीला, एक ऊंचा सा टीला बना हुआ है, वहाँ पर खूब सारी भस्म मिली है। मतलब इस समय हो सकता है, संभव है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, इतिहास बड़ा अलग तथ्य होता है। मान के चलो ये रूम है, इसमें अभी के अभी भूकंप आ जाए और ये यूं का यूं दब जाए, तो यहाँ पर जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 2-3 बच्चे हैं, अगर खुदाई होगी तो क्या होगा? शिक्षण का काम महिलाएं करती थी, ठीक है, और अदर काम पुरुष करते थे। महिलाओं की औसत संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी। यहाँ पर जैसे 2 लड़कियां हैं, तो ये चीज़ें खुदाई में जज की जाएंगी। तो इन चीज़ों का सीधा सीधा सटीक नहीं होती, ये केवल अनुमान आधारित है, लिखित तो कुछ भी है नहीं। तो पिकली हल से क्या मिला है आपको? महत्वपूर्ण भस्म टीला, ठीक है। कर्नाटक का एक स्थान और है, ब्रह्मगिरी, मैंने लिख दिया। तो ये स्थान है, यही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 स्थान और है, बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल। यहाँ से 2 विशेष चीज़ें मिली। क्या मिली है दोनों? एक तो है अनाज पीसने का अवशेष, यानी कि चक्की मिलने लग गई। जब मनुष्य ने चक्की बना ली है, यानी कि अनाज, गेहूँ है तो अनाज पीसने का, साधारण बात है। एक है वस्त्र सिलने के उपकरण, वस्त्र सिलने के उपकरण। अब आप ऐसे मत सोचना कि पूजा या उषा की सिलाई मशीन मिलने लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुइयाँ मिलने लगी हैं, और सुइयाँ भी हड्डी की फिनिशिंग करके बनाई गई है, ठीक है। तो वस्त्र सिलने के उपकरण भी यहाँ से मिलने लगे। अब ये स्थान आ गए, चीज़ें आ गई। अब हम एक लाइन या 2 लाइनों में देख लेते हैं विशेषताएं, उत्तर पाषाणकालीन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है जी? पहली विशेषता सबसे महत्वपूर्ण, कृषि करना प्लस पशुपालन। एक सवाल आया था RS 2011 या 12 में है या फिर 10 में है, ये पूछा गया था वार्ता क्या होता है, वार्ता किसे कहा जाता है? जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में कृषि प्लस पशुपालन, जो दोनों काम एक साथ करते हैं, उसको शब्द जो काम में लिया गया है उसे क्या कहा गया? वार्ता। ध्यान रखना, अपन जब आगे पढ़ेंगे तो ये सवाल आएगा, टर्म आएगा, सवाल पूछा भी गया, ठीक है। कृषि प्लस पशुपालन। दूसरा, जब मनुष्य पशु को केवल भोजन के लिए कर रहा था तो उसे एक जगह रहने की जरूरत ही नहीं थी, पशु पाल रहा है, इसका मतलब स्थिर ग्राम में जीवन, स्थिर ग्राम में जीवन, यानी कि एक जगह रहकर उसने जीना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण बात है, एक इम्पॉर्टेंट है, इस समय नाव का प्रयोग के अवशेष पाए गए, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर पाषाण काल में किसके प्रयोग के अवशेष मिले हैं? नाव के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल इसी को नव पाषाण काल कहा जाता है, इसी को उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। एक ही बात है ये कंप्लीट। आपको मैंने इत्मीनान से धैर्य से चीज़ें बताई हैं, इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। इनको रट लो पहले, उसके बाद किताबें पढ़ना। अच्छा, एक चीज़ और, बच्चे क्या नोट्स का रिवीजन करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपके नोट्स अगर आपके हाथ से बनाए हुए तो ही आप उसमें सफलता से पढ़ सकते हो। किसी दूसरे के नोट्स लेके पढ़ोगे कभी ऐसा समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या शॉर्टकट, फिर किताबें नहीं पढ़ सकते। अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे IAS हो गया, RS हो गया या SI हो गया, किताबें पढ़े बिगर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको 2 सवाल दूँगी। एक सवाल इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि पहली बार नाव का प्रयोग कौन से काल में, तो मुझे पता है सरल सवाल है, आप फटाफट से बता दोगे। दूसरा सवाल, भारत में पहली बार अग्नि का प्रयोग कौन से काल में शुरू हुआ? दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 5-7 लोगों को आगे सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ बेस्ट चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एक चीज़ और है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, इससे सवाल ज़्यादा आते हैं और हो सकता है आज या कल में मैं इसका वीडियो भी शुरू कर देंगे। तो इधर से एंशंट कवर हो जाएगा जो टफ टॉपिक है, किस्से कहानियों वाला मॉडर्न काफ़ी अच्छे से चलता है, उसको कवर करते हैं। बीच में रह जाएगा मिडाइवल, सबसे आसान और सबसे सरल हिस्ट्री का कोई भाग होता है वो मिडाइवल लगता है मुझे तो। बाकी आप लोग को मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे सरल कोई आप सबसे टफ कोई सरल बना दोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको, चैनल को फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब आपको करना है। सवाल मैंने बता दिए, कौन से काल में आपको नाव और साथ में अग्नि का आविष्कार आपको कौन से काल में मिलता है। थैंक यू।